नमस्कार। आज हम साहित्य की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। जी। रांगे राघव का उपन्यास है यशोधरा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। ये उपन्यास हमें इतिहास के उस पन्ने पर ले जाता है जहां अक्सर पुरुषों के कदमों की आहट ज्यादा सुनाई देती है। सही कहा। लेकिन राघव हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। यहाँ केंद्र में है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। एक ऐसा चरित्र जिसे इतिहास ने आप कह सकती हैं अक्सर हाशिए पर रखा है। बिल्कुल, एक टिप्पणी की तरह। तो हमारी आज की इस गहन पड़ताल का मकसद है यशोधरा के त्याग, उनके आत्मबल और सबसे बढ़कर अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को गढ़ने की उनकी यात्रा को समझना। हाँ, जैसा उपन्यास में दिखाया गया है। और ये चर्चा पूरी तरह से उपन्यास के पाठ और उसकी व्याख्याओं पर आधारित होगी जो हमें स्रोत सामग्री से मिली हैं। और देखिए, यशोधरा पर ध्यान केंद्रित करना सिर्फ साहित्यिक लिहाज से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सदियों से इतिहास लिखने का जो तरीका रहा है, उसमें महिलाओं के अनुभव, उनके संघर्ष, योगदान, वो अक्सर मुख्य कहानी से बाहर रह जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो रांगे राघव का ये उपन्यास उस खाली जगह को भरने का, उस चुप्पी को तोड़ने का एक बहुत अहम प्रयास करता है। अच्छा। और स्रोत सामग्री भी यही बताती है कि उपन्यास यशोधरा की जो भावनात्मक उथल-पुथल हैं, उनके मनोवैज्ञानिक द्वंद्व हैं, उन पर गहराई से जाता है। ये कोई सतही चित्रण नहीं है। तो चलिए कहानी के शुरुआती दिनों में चलते हैं। उपन्यास का आरंभ हमें कपिलवस्तु की राजकुमारी यशोधरा के जीवन के उस दौर में ले जाता है जब उनका विवाह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से होता है। जी। स्रोत बताते हैं कि वो अपने वैवाहिक जीवन से बेहद प्रसन्न है। हाँ, भविष्य के सुनहरे सपने देख रही हैं। एक तरह से उनका जीवन उस समय पूर्णता और संतोष का प्रतीक लगता है, नहीं? बिल्कुल। और ये शुरुआती खुशी, ये संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही आगे आने वाले तीव्र विरोधाभास, वो जो कॉन्ट्रास्ट है, उसकी जमीन तैयार करता है। अच्छा। यशोधरा अपने पारिवारिक जीवन में स्थिरता और संपूर्णता महसूस कर रही हैं। लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि ठीक इसी वक्त सिद्धार्थ के भीतर एक बिल्कुल अलग मंथन चल रहा है। उनके मन में सांसारिक दुखों के प्रति बेचैनी और उनसे मुक्ति पाने का संकल्प गहराता जा रहा था। और यशोधरा, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। लगभग पूरी तरह अनजान। हाँ। उन्हें लगता है कि उनका जीवन एक तयशुदा सुखद रास्ते पर चल रहा है। फिर उनके पुत्र राहुल का जन्म होता है। हाँ, और स्रोत के मुताबिक यशोधरा को महसूस होता है कि अब उनका परिवार, उनका संसार सचमुच पूरा हो गया है। जी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें कोई कमी नजर नहीं आती। कम से कम बाहर से तो नहीं। हाँ। और यही चीज स्थिति को और भी ज्यादा मार्मिक और दुखद बना देती है। यशोधरा की ये पूर्णता की भावना असल में एक भ्रम साबित होने वाली है। क्योंकि सिद्धार्थ के मन में तो वैराग्य पनप रहा है। हाँ, और वो उनके साझा जीवन की नींव को हिलाने वाला है। उपन्यास इस तनाव को बड़ी बारीकी से बुनता है। कैसे? देखिए, बाहर से सब शांत और खुशहाल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़े बदलाव की आहट है, जिसे सिर्फ सिद्धार्थ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये आने वाले नाटकीय मोड़, जिसे इतिहास महाभिनिष्क्रमण कहता है, महान त्याग। हाँ, महान त्याग उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। और फिर वो रात आती है, वो रात जो यशोधरा का जीवन हमेशा के लिए बदल देती है। जी। सिद्धार्थ बिना एक शब्द कहे, बिना विदा लिए यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर, हाँ, महल और राजपाट त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। उपन्यास उस सुबह का वर्णन करता है जब यशोधरा जागती हैं और उन्हें पता चलता है पति जा चुके हैं। और स्रोत कहता है कि उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये सिर्फ पति का जाना नहीं है, ये तो जैसे उनका पूरा संसार उजड़ गया। हाँ। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक भावनात्मक आघात नहीं है, ये उनके अस्तित्व पर एक सवालिया निशान है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यशोधरा के मन में एक गहरा द्वंद्व चलता है। कैसा द्वंद्व? एक तरफ वो सिद्धार्थ के इस कदम के पीछे छुपे किसी महान उद्देश्य को समझने की कोशिश करती हैं। शायद समाज परंपरा उन्हें यही सिखाती है। हाँ, शायद। लेकिन दूसरी तरफ एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में उनका जो व्यक्तिगत दुख है, उनका अकेलापन, वो जो त्याग दिए जाने का एहसास है, वो असहनीय है। तो उपन्यास उन्हें सिर्फ एक आदर्श त्याग की मूर्ति नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। उपन्यास उनकी मानवीय पीड़ा को पूरी शिद्दत से दिखाता है। हाँ, वो सिर्फ एक राजकुमार की पत्नी नहीं, एक जीती जागती स्त्री है जिनके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं, जो अब बिखर चुकी हैं। हाँ,
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हमें यशोधरा की भावनाओं की जटिलता में ले जाता है। मतलब ये केवल दुख या गुस्सा नहीं है, इसमें शायद कहीं ना कहीं एक उलझन भी है। उलझन किस तरह की? कि क्या उन्हें अपने पति के महान लक्ष्य के लिए गर्व करना चाहिए या अपने व्यक्तिगत जीवन के उजड़ने पर शोक मनाना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल, और यहीं से उनके उस सफर की शुरुआत होती है जहां उन्हें अपनी भावनाओं को, अपनी पहचान को इस नई मुश्किल सच्चाई के संदर्भ में फिर से परिभाषित करना है। और ये संघर्ष सिर्फ मन के अंदर नहीं रहता होगा, बाहर भी दिखता होगा। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ के जाने के बाद यशोधरा का जीवन बाहरी दुनिया में भी बेहद कठिन हो जाता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? स्रोत हमें बताता है कि महल जो कभी उनका घर था, अब एक तरह से कांटों का सेज बन जाता है। ओह। लोग, शायद दरबारी या रिश्तेदार, उन पर सीधे या इशारों में ताने कसते हैं। ताने किस तरह के? कि वो एक ऐसी स्त्री हैं जिसे उसके पति ने त्याग दिया। सोचिए, ये सामाजिक दबाव उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को कितना बढ़ा देता होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरफ पति के जाने का दुख, भविष्य की चिंता, और दूसरी तरफ समाज की ये निर्मम टिप्पणियां, सहानुभूति के नाम पर चुपते हुए सवाल। और एक और बड़ी जिम्मेदारी भी तो थी। हाँ, स्रोत ये भी उजागर करता है कि अब उनके कंधों पर एक अकेली माँ की जिम्मेदारी भी है। उन्हें न सिर्फ अपने टूटे हुए दिल को संभालना है, बल्कि अपने बेटे राहुल का पालन पोषण भी करना है, उसे पिता की अनुपस्थिति के साथ बड़ा करना है। ये तो एक दोहरी नहीं, तिहरी चुनौती है, भावनात्मक, सामाजिक और एक माँ के तौर पर। निश्चित रूप से। और उपन्यास इस संघर्ष को महज व्यक्तिगत दुख की कहानी बनाकर नहीं छोड़ता। तो फिर क्या दिखाता है? स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि ये यशोधरा के स्त्री अस्तित्व और उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान, उनकी अस्मिता का संघर्ष है। अस्मिता का संघर्ष मतलब उन्हें उस समाज में अपनी जगह बनानी है जहां एक स्त्री का मूल्य अक्सर उसके पति या परिवार से जुड़ा होता है। हाँ, उस जमाने में तो खासकर। सिद्धार्थ के जाने के बाद उन्हें अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ना पड़ता है, सिर्फ सिद्धार्थ की पत्नी या राहुल की मां के रूप में नहीं, बल्कि यशोधरा के रूप में। बिल्कुल, यशोधरा के रूप में। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती होगी? आंतरिक शक्ति। स्रोत में उनके असीम धैर्य और साहस का जिक्र मिलता है। ये धैर्य सिर्फ चुपचाप सह लेना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धैर्य है विपरीत परिस्थितियों में अपनी गरिमा बनाए रखना, अपने बेटे को संभालना और समाज के दबावों का सामना करते हुए भी अपने वजूद को कायम रखना। ये तो उस सच्चाई को दिखाता है जहां अक्सर महिलाएं सबसे कठिन परिस्थितियों में ही अपनी छिपी हुई ताकत को खोज पाती हैं। हाँ, और उसे विकसित करती हैं। ये शक्ति कोई प्रदर्शन या विद्रोह की शक्ति नहीं है। तो फिर कैसी शक्ति है? ये सहनशीलता, दृढ़ता और आत्मसम्मान की शक्ति है। उपन्यास ये दिखाता है कि यशोधरा बाहरी तौर पर भले ही शांत या मौन दिखें, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण मजबूती विकसित हो रही है। जी। वो परिस्थितियों की शिकार बनकर नहीं रह जाती, बल्कि अपने तरीके से उनका सामना करती हैं। ये चित्रण यशोधरा के चरित्र को वाकई बहुत गहराई देता है। कहानी फिर कई साल आगे बढ़ती है। सिद्धार्थ अब तपस्या और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बन चुके हैं। जी, और अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटते हैं। उपन्यास में बुद्ध और यशोधरा के पुनर्मिलन का क्षण वो बहुत मार्मिक और शक्तिशाली बताया गया है। हाँ, बहुत। स्रोत के अनुसार जब यशोधरा बुद्ध से मिलती हैं तो वो कोई शिकायत नहीं करती, कोई कड़वा शब्द नहीं बोलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये साधारण मौन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये यशोधरा का अपने तरीके से संवाद करने का ढंग है। संवाद चुप्पी के जरिए। हाँ। स्रोत बताता है कि अपनी इस चुप्पी में, अपने मौन में, वो अपने इतने वर्षों का इंतजार, अपनी पीड़ा, अपना अकेलापन, अपना अनकहा त्याग, वो सब व्यक्त कर देती हैं। हाँ, वो सब व्यक्त कर देती हैं। उनकी आंखें, उनकी उपस्थिति ही वो सब कह देती हैं जो शायद शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता था। ये एक असाधारण दृश्य है। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक गहरा भेदने वाला मौन। स्रोत ये भी उजागर करता है कि इस मौन के जरिए यशोधरा बुद्ध को दोष नहीं देती। हाँ,
वो उनके चुने हुए मार्ग की महानता को या कम से कम उसकी अनिवार्यता को स्वीकार करती हुई सी लगती हैं। लेकिन साथ ही वो बड़ी दृढ़ता से ये भी जताती हैं कि उनकी अपनी भावनाएं, एक स्त्री के रूप में उनका अनुभव, उनका दर्द, उनका त्याग, ये सब भी उतना ही वास्तविक और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि कोई भी आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो ये मौन स्वीकृति भी है और अपने सत्य पर अडिग रहना भी। हाँ, ये मौन स्वीकृति के साथ साथ अपने सत्य पर अडिग रहने का प्रतीक है। वो ये नहीं कह रही कि बुद्ध का मार्ग गलत था, पर वो ये जरूर स्थापित कर रही हैं कि उस मार्ग की कीमत उन्होंने चुकाई है। हाँ, और उस कीमत का अपना वजन है, अपना महत्व है। ये मौन संवाद यशोधरा के आत्मसम्मान और उनकी विकसित हो चुकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। वो अब सिर्फ एक परित्यक्ता पत्नी नहीं है। नहीं, वो एक ऐसी स्त्री हैं जो अपने अनुभव की सच्चाई को बिना किसी कड़वाहट के पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। और कहानी का अंत वो भी हमें यशोधरा के चरित्र के एक और पहलू से मिलाता है। उपन्यास के अंत में यशोधरा स्वयं भी सांसारिक जीवन त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। जी, ये एक बड़ा परिवर्तन है। स्रोत इसे किस तरह देखता है? स्रोत इसे एक महत्वपूर्ण रूपांतरण के रूप में देखता है। ये सिर्फ बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना भर नहीं है। तो फिर क्या है? इसे यशोधरा द्वारा अपनी पीड़ा, अपनी करुणा को एक नई दिशा देने के रूप में समझा जा सकता है। अच्छा, उपन्यास शायद ये दर्शाना चाहता है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को पार कर लिया है और अब वो उसे बृहत्तर कल्याण या कहिए नारी सुलभ करुणा को आत्मबल और त्याग की संगठित शक्ति में बदल रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनके दुख का उदात्तीकरण है, जहां वो अपनी व्यक्तिगत कहानी से ऊपर उठकर एक व्यापक उद्देश्य से जुड़ जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पूरी यात्रा से, उपन्यास और स्रोत सामग्री से हम क्या मुख्य संदेश निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आती हैं। जैसे? पहली और सबसे स्पष्ट बात तो यही है कि नारी केवल पुरुष की परछाई या उसके जीवन का एक हिस्सा मात्र नहीं है। उसकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता है, अपनी पहचान है, अपना वजूद है, जो पुरुष की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निरपेक्ष है। और यशोधरा की कहानी इसी स्वतंत्र पहचान की खोज और स्थापना की कहानी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, शायद उनके आत्मबल से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, यशोधरा विपरीत परिस्थितियों में परित्याग और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद टूटती नहीं है। वो विरह और पीड़ा को सहते हुए आत्मबल का प्रतीक बन के उभरती हैं। उनका धैर्य, उनका साहस, उनकी गरिमा, ये सब उनकी शक्ति के विभिन्न रूप हैं। वो हमें सिखाती हैं कि शक्ति हमेशा बाहरी प्रदर्शन में नहीं होती, बल्कि आंतरिक दृढ़ता में भी होती है। जी। और तीसरा बिंदु, जो शायद आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, वो है इतिहास को देखने का नजरिया। अच्छा, ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर विजेताओं, नायकों या पुरुषों के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। लेकिन घटनाओं की पूरी सच्चाई समझने के लिए हमें उन लोगों के दृष्टिकोण को भी जानना और समझना होगा जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या अन्य उपेक्षित समूह। बिल्कुल। यशोधरा की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे मुख्यधारा की कथा के पीछे अनगिनत अनकही कहानियां दबी होती हैं, और उन्हें सामने लाना कितना जरूरी है। हाँ, इतिहास ने जिन स्त्रियों को गौण कर दिया, उनके दृष्टिकोण से भी घटनाओं को देखना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समेटा है। तो संक्षेप में कहें तो रांगे राघव का उपन्यास यशोधरा हमें एक ऐसी स्त्री की यात्रा पर ले जाता है जिसे उसके पति ने महान लक्ष्य के लिए छोड़ दिया, जी, लेकिन वो महज एक पीड़ित या त्यागी हुई नारी बनकर नहीं रह जाती। नहीं, वो अपने व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दबावों और अकेलेपन से जूझते हुए असीम धैर्य और साहस का परिचय देती है, और अंततः अपनी स्वतंत्र पहचान और आत्मगल के प्रतीक के रूप में उभरती है। ये उपन्यास इतिहास के मौन को तोड़ता है और एक भूली हुई आवाज को मंच देता है। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? देखिए, स्रोत हमें यशोधरा की कहानी के माध्यम से दिखाता है कि कैसे एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण सामने आ सकता है जब हम मुख्य कथा से हटकर देखने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हमारी इतिहास की या किसी भी बड़ी कहानी की समझ कितनी बदल सकती है, कितनी अधिक परतदार और सच्ची हो सकती है अगर हम सक्रिय रूप से उन लोगों की कहानियों को खोजें और उन्हें महत्व दें जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में हाशिए पर रखा गया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यशोधरा तो एक उदाहरण है।
शायद हमें अपने आसपास की ज्ञात कथाओं में, इतिहास में, साहित्य में, यहाँ तक कि अपने जीवन में भी मौजूद अन्य मौन पात्रों पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी कहानियां अनकही रह गई हैं। हाँ, जिनके अनुभवों को समझा जाना बाकी है। उनकी चुप्पी में शायद इतिहास की कई अनसुलझी पहेलियों के जवाब छुपे हों।